Sony Sound presents Sajeev Podbox. Sajeev Podbox. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपकी कहानियों का साथी सजीव, एंड नाउ यू आर लिसनिंग सजीव पॉडबॉक्स। तो इसी के साथ दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नई कहानी के साथ, जिसे लिखा है निशा शर्मा ने, और इसका नाम है किसान की बारिश। दोस्तों, हमेशा की तरह चलिए सब मिलकर इस कहानी को सुनते हैं। कुत्तों के भौंकने की भयंकर आवाजों और रात के सघन सन्नाटे को चीरती हुई सुखी बड़े ही बोझिल कदमों से आगे बढ़ती चली जा रही थी। सुखी को अचानक अतीत की न जाने कितनी स्मृतियों ने एक साथ आकर घेर लिया। यूं लगा जैसे अभी कल की ही बात थी, जब उसकी माँ ने उसे वो सोने की बालियां ये कहकर दी थी कि देख सुखिया, अभी थोड़े दिनों में ही तेरा ब्याह होने वाला है और इसीलिए मैं तेरे लिए ये सोने की बालियां लेकर आई हूँ बेटी। जरा पहन के तो दिखाना बिटिया, कैसी लगत है तुझ पे? इतनी सुंदर माँ, अभी पहनकर दिखाती हूँ। माँ, बाबा कहाँ गए हैं वैसे? बिटिया, वो तेरा रिश्ता तय करने दूसरे गांव गए हैं। कैसी शर्माई थी वो इस बात पर, उसे आज भी याद है। तभी सुखी के पैर में एक कांच का टुकड़ा गड़ जाता है। दर्द से करहाती सुखी वहीं एक पेड़ के सहारे से टिक कर बैठ जाती है और कांच के टुकड़े को निकालने का प्रयास करने लगती है। तभी अनायास ही उसे याद आता है कि उसने अपनी माँ की चप्पल पहन रखी है, जो इतनी जगह से टूटी है कि शायद उसे कोई मोची भी नहीं जोड़ पाएगा। एक बार पुनः सुखी पर अतीत की स्मृतियां प्रहार कर देती हैं। कितनी सूजन आ गई थी माँ के पैरों में। चप्पल पहनना तो दूर, बल्कि उन्हें तो अपने पाँव के बिछिए तक निकालने पड़े थे, जिसे निकालना वो घोर पाप समझती थी। कैसे फूट फूट कर रोई थी माँ उस दिन, जब उंगलियों की सूजन के चलते डॉक्टर साहब के कहने पर उसके बिछिए काट कर निकाले गए थे। कोई कहता था कि उसे मेरे ब्याह की चिंता खा गई, तो कोई कहता कि माता के मंदिर की फेरी पूरी ना करने का ही अभिशाप था। उस दिन जब मेरा रिश्ता तय होने की बात बाबा ने माँ को बताई तो कितनी खुश थी माँ, और सच कहूँ तो खुशी से ज़्यादा रोई थी माँ उस दिन, जैसे कि तुरंत ही मेरी विदाई करनी हो। सुखी एक बार फिर चल पड़ी थी, मगर उसका ऐसा कोई कदम नहीं था जहां पर कि उसके अतीत की स्मृतियां उसके साथ ना हो। सुखी के ब्याह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं और इस बार सुखी के भाग्य से बारिश भी इतनी बढ़िया रही थी कि फसल की पैदावार भी भरपूर हुई थी। साहूकार का सारा कर्जा चुकाने के बाद भी सुखिया के ब्याह की तैयारियों में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। ब्याह के 3 दिन पहले ही माँ को अचानक से बेहोश होने पर, जब अस्पताल में भर्ती कराने पर पता चला कि उसके दोनों गुर्दे खराब हो रहे हैं, मगर इलाज से वो ठीक हो जाएगी, तो बाबा ने माँ का इलाज कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और जब लड़के वालों को पता चला कि ब्याह का पैसा माँ के इलाज में खर्च हो रहा है, तो उन लोगों ने ब्याह करने से मना कर दिया। बाबा ने कहा भी कि वो धीरे धीरे सब इंतजाम कर लेंगे और जो भी कमी होगी वो अगले साल तक जरूर पूरा कर देंगे, मगर उन लोगों ने बाबा की एक भी नहीं सुनी और रिश्ता तोड़ दिया। वैसे मुझे भी तब तक ब्याह नहीं करना था जब तक कि माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, और फिर माँ की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। बस हफ्ते में 2 दिन अस्पताल जाकर माँ के शरीर में से पानी निकलवाना पड़ता था। धीरे धीरे 8 महीने बीत गए और एक दिन रात में माँ अचानक ही मुझे और बाबा को अकेला छोड़कर चली गई। बाबा पूरी तरह से टूट गए और पैसे के नाम पर घर में बस मेरे कानों में पड़ी वो सोने की बालियां ही बची थी। माँ के अंतिम संस्कार और 13वीं करने तक के लिए बाबा को जोगी साहूकार से पैसे उधार लेने पड़े थे। शुरू में तो साहूकार ने 4% ब्याज पर ही पैसा देना मंजूर किया था, मगर धीरे धीरे उधार के पैसे के साथ ही साथ उस लालची जोगी के ब्याज की दर भी बढ़ती गई। पर इसमें भी गलती शायद मेरी ही थी, या फिर मेरी इस दुश्मन जवानी की।
ये सोचकर सुखी फपक फपक कर रोने लगी। अब तक वो अपने घर की गली में पहुंच चुकी थी और सुबह भी होने वाली थी। सुखी को याद आया कि एक बार जब ऐसे ही बहुत परेशान होकर सुखी रो रही थी, तब बाबा ने सुखी को कितने प्यार से अपने गले से लगाकर समझाया था कि बिटिया, ये सुख दुख और अमीरी गरीबी तो धूप और छांव की तरह होते हैं, जो हमेशा एक समान ना रहकर आते जाते रहते हैं। और फिर तुझे पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटा था तब भी हमारे गांव में ऐसा ही सूखा पड़ा था, मगर तेरी दादी और बाबा बिल्कुल भी नहीं टूटे इन सब में। अरे बिटिया, हम किसानों के जीवन में तो ये उतार चढ़ाव हमारी उम्र के साथ ही चलते हैं। एक किसान के जीवन की तो सबसे बड़ी निर्णायक ये बारिश ही होती है। बिटिया, यही तो तय करती है कि हम किस बरस झूम के नाचेंगे और किस बरस रोकर पस्त होकर गिर पड़ेंगे। ये कहते कहते बाबा की आंखें नम हो गई थी, मगर उन्होंने मुझ पर ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। वैसे भी बाबा कब कुछ जाहिर होने देते थे मुझ पर। जब से माँ नहीं रही तभी से बाबा बीमार रहने लग गए हैं, मगर बताते नहीं हैं। कभी कभी तो पूरी रात खांसते खांसते ही निकल जाती है। बाबा कितना करते हैं मेरे लिए, और बड़ी से बड़ी तकलीफ भी मुस्कुरा कर अकेले ही झेल जाते हैं। तो मुझे भी कुछ करना था अब अपने बाबा के लिए। और फिर बारिश का क्या भरोसा, अगर बारिश हो भी गई तो सूखे के चलते जो कर्जा उस साहूकार ने हम पर अभी तक चढ़ाया है वो भी पूरा नहीं चुका पाएंगे। बस यही सोचकर कल रात मैंने उस पापी जोगी की बात मान ली, और आज मेरे बाबा उस दुष्ट के कर्जे से मुक्त हैं। तभी काले काले घुमड़ते हुए बादलों के साथ जोर से बारिश आ गई और भागती हुई सुखी अपने घर के अंदर चली गई। बारिश की तेज आवाज और बादलों की गड़गड़ाहट से अब बाबा भी जाग चुके थे। देख बिटिया, मैंने कहा था ना कि कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। ये देख ले, हो गई ना बारिश। देखना बिटिया, ऊपर वाले ने चाहा तो अब हम साहूकार का कर्जा भी उतार देंगे और तेरा ब्याह भी हो जाएगा। ये कहकर बहुत खुश होते हुए बारिश में भीगी हुई सुखी को बाबा ने अपने गले से लगा लिया। सुखी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस झमाझम बारिश की खुशी मनाए या रात को उसकी रौंदी गई मासूमियत का गम। उसके बाबा का कर्जा उसके द्वारा चुकता किए जाने पर गर्व करे या शर्म से अपना मुंह छुपाए, या फिर ये सब कुछ भुलाकर अपने भावी जीवन के नवीन सपने संजोए। ये कैसी विडंबना है। जो सबके लिए अनाज उगाता है, दुनिया भर की क्षुधा मिटाता है, अक्सर रातों को वो ही भूखा सो जाता है। कहने को तो वो अन्नदाता कहलाता है, मगर इसी अन्न के अभाव के चलते वो कभी इतना भी मजबूर हो जाता है कि समाज के धनलोलूप और स्वार्थी तत्वों से खुद को बचाने के खातिर आत्महत्या तक कर जाता है। बस इतनी सी ही थी आज की कहानी दोस्तों, मेरी यानी सजीव की जुबानी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।